ज्यादा बुरा मनाया है। पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस की जो स्पोक्स पर्सन है मुमताज जहरा बलोच, उसने कहा है कि कॉन्स्टेंटली अफगानिस्तान की जो सॉइल है उस पे से टेररिज्म जो है पाकिस्तान के अगेंस्ट यूज किया जा रहा है और अब तो ये हालत हो गई है कि उनके पास बहुत ज्यादा एडवांस्ड वेपन्स आ गए हैं। ये जो मॉडर्न वेपन्स हैं टेररिस्टों के हाथ में हैं और इसकी तरफ हम इंटरनेशनल अटेंशन बुलवाना चाहते हैं और हम उनको बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान तो कमिटेड है टेररिज्म को इरेडिकेट करने के लिए, लेकिन और पाकिस्तान और यूएसए के बीच में बहुत ज्यादा डायलॉग भी हो रहा है सिक्योरिटी काउंटर टेररिज्म मामलात के ऊपर, लेकिन यूएस और बाकी पार्टनर्स जो हैं उनको इस तरफ भी देखना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान के सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, क्योंकि उसका एक अग्रेसिव जो है ईस्टर्न नेबर है, तो उसकी वजह से हम बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर जो पीटीआई के प्रेसिडेंट हैं परवेज इलाही साहब, उनकी जो बदबख्तियां हैं वो कम नहीं हो रही हैं। उनको आज कहा गया है कि जी अडियाला जेल फिर से भेजा जाए 14 दिन की जुडिशियल रिमांड के ऊपर इन जुडिशियल कॉम्प्लेक्स अटैक केस। एंटी टेररिज्म कोर्ट के जो जस्टिस हैं अब्दुल हसनात जुल्करनैन, उन्होंने इस्लामाबाद में आज रिजेक्ट किया प्रोसिक्यूशन का रिक्वेस्ट जो था, जिसमें कि उन्होंने कहा कि 10 डेज फिजिकल रिमांड दें, इसलिए कि इससे पहले भी ये 2 दफा फिजिकल रिमांड्स अपना कंप्लीट कर चुके हैं। और आज जब ये सामने हाजिर हुए तो इनके कोर्ट में आए तो इनके जो काउंसिल हैं सरदार अब्दुल रज़ाक, उन्होंने कहा जी कि इनके जो क्लाइंट हैं उनको पॉलिटिकली मोटिवेटेड ये सारे केसेस हैं, इनका इसमें कुछ लेना देना नहीं है। इनको जो है ऑर्डर दिया गया था कोर्ट की तरफ से, लाहौर हाई कोर्ट ने 1 सितंबर को कि फौरन छोड़ दिया जाए और इनको बिल्कुल आप अरेस्ट नहीं कर सकते और डिटेन कर सकते हैं, लेकिन इनको कॉन्स्टेंटली अरेस्ट किया जाता है और डिटेन किया जाता है रिलेटेड टू May 9 राइट्स जो हुए थे उसमें। और कहा जाता है कि इन्होंने राइटर्स को जो है वो दी थी, गाड़ियां दी थी, तो जो है ये पुलिस कहती है कि हमको उन गाड़ियों को रिकवर करना है और उन क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई करना है, तो इसलिए हम इनको रिमांड में ले रहे हैं। लेकिन भाईजान मैं आपको बात बता दूं, कल ये बोल देना, ऐलान कर दें ऊंचा सा आके सारे के सामने कि जी इमरान खान साहब के साथ मेरा कोई लेना देना नहीं है, ना मेरा ना मेरी फैमिली का, उसी दिन सारे चार्जेस ड्रॉप हो जाएंगे इनके खिलाफ। तो बहरहाल पता नहीं अब ये और कितने दिन, क्योंकि ही इज़ ओवर 70 ईयर्स ओल्ड, तो अब कितने दिन ये तकलीफ उठाएंगे। पीपीपी के चेयरमैन जो हैं जी बीबी जरदारी साहब, आज वो मीडिया के साथ बात कर रहे थे कराची के अंदर और उन्होंने कहा जी कि बिल्कुल इलेक्शंस जो हैं वो टाइमली तरीके से और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक होने चाहिए। आपको पता ही है कि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन अगर नेशनल असेंबली को डिसॉल्व कर दिया जाए तो विद इन 90 डेज जो है फिर उसमें इलेक्शंस होने चाहिए, लेकिन ईसीपी जो है वो कहती है कि नहीं, चूंकि हम डी लिमिट कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूएंसीज को, उसके रिजल्ट जब तक नहीं आएंगे तो हम नहीं कर सकेंगे। पहले इन्होंने कहा जी कि ये सारा कुछ जो है अंडर आर्टिकल 224 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये आप मुझे कहते हैं कि जी हम इसको कराएं, लेकिन हम इसको पुश करना चाहते हैं बियॉन्ड जो है वो नवंबर 9, जो इन्होंने पहले कहा था कि नवंबर 9 तक ये सारा कुछ हम कर लेंगे, क्या वो कहते हैं अब हम नवंबर 9 तक भी नहीं कर सकेंगे। पीपल्स पार्टी के ऊपर बात करते हुए बीबी जरदारी ने कहा जी कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा लोगों का ख्याल किया है, हमेशा गरीब का ख्याल किया है और पीपल फ्रेंडली पॉलिटिक्स बनाई है और गवर्नेंस की है, और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये बहुत ही डिफ़िकल्ट इकोनॉमिक टाइम्स है, तो ये इसके अंदर आपको इलेक्शन कराएं ताकि अनसर्टेनिटी जो है मुल्क के अंदर खत्म हो सके। सुप्रीम कोर्ट जो है जी उसने रिजेक्ट किया आज पीडीएम की जो गवर्नमेंट के ऑब्जेक्शंस थे टू हियर द प्लीज चैलेंजिंग 3 जज, वो जो कमीशन बना था जिसने कि वो ऑडियो लीक्स आई थी उसके ऊपर बात कर रहे थे उस सिलसिले में। तो आपको पता ही है कि ये जो था एक लार्जर बेंच था और इसके अंदर जो है जो ये केस सुन रहे थे तो उसके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस और उनकी फैमिलीज जो थी, वो जो ये लीक्स आए थे वो इसके अंदर इन्वॉल्व थी। तो पीडीएम ने एक कमीशन फॉर्म किया था May 20 को अंडर सेक्शन 3 ऑफ पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 2017, जिसको के लीड कर रहे थे सीनियर पर्सन जज जस्टिस ईसा, और इसके अंदर थे बलूचिस्तान के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नईम अख्तर अफगान, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक। May 26 को सुप्रीम कोर्ट जो है उसने रिस्ट्रेन कर दिया था इस पैनल को और कहा था कि आप बिल्कुल ये जो है काम नहीं कर सकते हैं, और उन्होंने जो है वर्डिक्ट था वो इशू किया था। जो 5 मेंबर बेंच जो थे जो केस को हियर कर रहे थे, उसके अंदर जो पहले जो वीडियो लीक आई थी उसके अंदर पिटिशनर आबिद जुबैरी जो कि उस वक्त के चीफ मिनिस्टर थे वो बात कर रहे थे एक सीसीपीओ गुलाम मोहम्मद डोगर से, और दूसरे के अंदर जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की जो मदर इन लॉ थी वो एक कॉन्वर्सेशन कर रही थी। तो ये जो है इस सिलसिले में अब आज जो है इन्होंने ये रिजेक्ट कर दिए इनके ऑब्जेक्शंस के जो बेंच है वो जो इनको हियर कर रहा है वो जो है वो ठीक नहीं है।
पीडीएम की जो रिक्वेस्ट डाली थी। पाकिस्तान में जो फेडरल सेक्रेटरी फॉर हेल्थ हैं इफ्तिखार शलवानी, उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान वो पहला कंट्री बनेगा जो कि होस्ट करेगा ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी समिट, और इसके अंदर उन्होंने आज अनाउंस किया जी कि तकरीबन 500 के करीब पार्टिसिपेंट्स होंगे और 70 कंट्री के डेलीगेट्स जो हैं वो यहाँ पे आएंगे, ताकि हम जो पाकिस्तान ने बहुत अच्छा काम पेंडेमिक में किया था और उसकी सारी लोगों ने तारीफ की थी, तो पाकिस्तानी ज़रा रेजिलिएंट नेशन, तो हम अब बताना चाहते हैं दुनिया को हम उनके साथ पाकिस्तान के जो है कंट्रीब्यूट कर सकता है अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस ग्लोबल कम्युनिटी के साथ हाउ टू फाइट पेंडेमिक्स। तो उस सिलसिले में अब ये हम कर रहे हैं और उसकी हम प्रेपरेशन शुरू कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि ये एक बहुत ही अच्छा माइलस्टोन पाकिस्तान के लिए हो सकता है। इंडिया के अंदर जो अपोजिशन ब्लॉक है इंडिया जी, उनकी आज बड़ी उनके लिए अच्छा दिन था, क्योंकि जो बाय पोल्स कुछ चल रहे थे, बाय पोल इलेक्शंस चल रहे थे, उसके बाय इलेक्शंस जो चल रहे थे उसके अंदर जो है उनकी जीत हुई है 4 में से 3 जगहों के ऊपर। अच्छा, सबसे पहले तो इन्होंने जो है वो बीजेपी होप कर रही थी कि जैसे गौसनी का जो इलाका है यूपी के अंदर, वहाँ से ये जीत सकेंगे, लेकिन वहाँ पे डेरा सिंह चौहान जो हैं इनके कैंडिडेट, उन्होंने लूज़ कर दिया समाजवादी पार्टी के सुधाकर सिंह के अगेंस्ट, जो कि पार्ट ऑफ इंडिया अलायंस है। एसपी के जो चीफ हैं अखिलेश यादव, उन्होंने कहा जी कि ये विक्ट्री ये शो करती है कि लोग जो हैं अब चेंज चाहते हैं और ये पार्टी जो है वो उसका कैंडिडेट जो है वो चाहते हैं, यानी कि बीजेपी को नहीं चाहते हैं, सिंपल वर्ड्स में। बीजेपी ने और भी लूज किया वेस्ट बंगाल के धूपगढ़ी का जो एरिया है वहां पे, और जो इंडिया अलायंस का जो मेंबर था टीएमसी का, तृणमूल कांग्रेस का कैंडिडेट नीलमत चंद्रा रॉय जो था, उसने डिफीट किया बीजेपी के तपासी रॉय को। कांग्रेस ने विन किया जी पुट्टुपल्ली जो इलाका है वहां पे केरला के अंदर, वहां से चंदी ओमन जो है, जो बेटे हैं बहुत बड़े वहां के जो लीडर थे ओमन चंदी, उनके तो उनके जो हैं उन्होंने यहाँ से जीता, और जो यहाँ पे कम्युनिस्ट जो जिनकी के अलायंस बीजेपी की साथ थी उनको जो है हराया। झारखंड के अंदर भी इंडिया जो अलायंस के जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की बीबी देवी जो थी उन्होंने जीता, और एनडीए के जो अलायंस है बीजेपी के साथ उनके कैंडिडेट यशोदा देवी को हराया। बीजेपी ने जो एक सीट जीती है वो धानपुर भोक्सनगर की सीट है त्रिपुरा से, वहाँ से जीती है, और उन्होंने उसको जो है वो उनके जो कैंडिडेट थे पार्वती दास, उन्होंने एक छोटे मार्जिन से, लेकिन फिर भी वो यहाँ से जीत गए। इसके अलावा जी हुआ ये है कि आपको पता ही है कि G20 की मीटिंग चल रही है हिंदुस्तान के अंदर, तो जो इंडिया की प्रेसिडेंट हैं मुर्मू जी, उन्होंने तमाम जो लीडर्स हैं उनको बुलाया है, लेकिन जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनको नहीं बुलाया है। अब जब बीजेपी के ऊपर फिर से आज जो है लोगों ने निशाने बांधे, उन्होंने कहा जी कि ये कैसा तरीका है, ये द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं वो तो सारे हिंदुस्तान की प्रेसिडेंट हैं, तो अगर वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो है और जो प्रेसिडेंट है इतनी बड़ी पार्टी का, उसको नहीं बुलाया, तो ये तो डायरेक्ट अटैक है डेमोक्रेसी के ऊपर, और ये शो करता है कि बीजेपी की थिंकिंग जो है वो किस तरह की है। प्रेसिडेंट मुर्मू जो है वो डिनर दे रही हैं इन तमाम G20 डिग्निटरीज के लिए भारत मंदापन के अंदर, जहां पे कि G20 समिट जो है वो भी चल रहा है। इसमें बात करते हुए सीनियर कांग्रेस के लीडर और छत्तीसगढ़ के जो चीफ मिनिस्टर हैं भूपेश बागले, उन्होंने कहा है जी कि ऑपोजिशन तो बड़ा मेन रोल प्ले करती है एक डेमोक्रेसी के अंदर, और जो एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन को ना बुलाना तो ये बिल्कुल ही सिरे से गलत है। राहुल गांधी जी जो आजकल ब्रसल्स के दौरे के ऊपर हैं, उन्होंने वहां से बात करते हुए कहा जी कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन को ना बुलाना, तो ये आप बताएं कि ये किस तरह की बात है। ये लीडर 60% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, तो ये किस तरह के लोग हैं, इनकी किस तरह की थिंकिंग है, ये किस तरह से जो है चीजों के बारे में सोचते हैं। लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो होता है उसका इंडिया के अंदर जो रैंक है वो यूनियन मिनिस्टर का होता है, और उसके पास जो है कॉन्स्टिट्यूशनल ये पोजीशन होती है। तो बागले साहब ने ये भी कहा कि जी जो आज रायपुर में थे कि आपके जो है व्यूज डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन डेमोक्रेसी की ब्यूटी यही है कि सब मिल के चलते हैं। तो उनसे पूछा कि क्या आप जाएंगे, क्योंकि तमाम चीफ मिनिस्टर्स को बुलाया, उन्होंने कहा जी मैं कैसे जाऊंगा, मेरे लिए भी वो नो फ्लाई जोन रहेगी। इसी तरह जो TN कांग्रेस के जो यानी कि तमिलनाडु कांग्रेस के जो लीडर हैं मोहन कुमारा मंगलम, उन्होंने भी कहा कि अपने एक्स के ऊपर यानी ट्विटर पे कहा कि मोदी जी जो है उनका तो एक ही मंत्र है, मोदी है तो मानू है, और इंडियन प्रेसिडेंट कोविंद
जो थे उनको इन्होंने भूमि पूजा जो हुई थी राम टेम्पल पे उस पर नहीं बुलाया था अयोध्या में, और प्रेसिडेंट मुर्मू साहिबा जो हैं उनको नहीं बुलाया गया था जो नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग थी उसके ओपनिंग सेरेमनी में। तो ये तो जब तक मोदी जी रहेंगे तो ये तो मामलात ऐसे ही चलेंगे, किसी ना किसी आम बंदे मेन बंदे को हमेशा काटा जाएगा और नहीं बुलाया जाएगा। हॉलीवुड के स्टार जो हैं जी जॉर्ज क्लूनी साहब, देखो जी 62 इयर्स के आमिर हो गए हैं लेकिन फिर भी क्या यंग लगते हैं जी। वो अपना फेमस लेक कोमो बैचलर विला जो है नॉर्दर्न इटली के अंदर उन्होंने सेल पे लगाया है 107 मिलियन यूएस डॉलर्स पे, जबकि इन्होंने 2002 में इसको सिर्फ 10 मिलियन यूएस डॉलर्स पे खरीदा था फ्रॉम हाइंस फैमिली। तो आप सोचें कितना ये कमाएंगे हैं जी, 10 मिलियन कहां और 107 मिलियन कहां। तो बहरहाल जी इस जुलाई के अंदर क्लूनी साहब जो है उन्होंने बड़ा क्वालिटी टाइम अपनी बेगम अमल क्लूनी के साथ यहां पे गुजारा था, और बड़े यहां के जो आसपास के रेस्टोरेंट्स में वहां पे देखे जाते थे ये डेट नाइट्स अपनी बेगम के साथ कर रहे होते थे। 2010 में भी इन्होंने कहा था क्लूनी साहब ने कि मैं ये बिल्कुल फेड अप हो गया हूं, मैं जब भी इटली में जाता हूं तो पेपरैट्जीज मेरे पीछे भागना शुरू हो जाते हैं, तो मैं इसको सेल करना चाहता हूं, लेकिन फिर इन्होंने बेचा नहीं था। और फिर उसके बाद 2015 में भी ऐसे रूमर्स आए थे, तो इसीलिए लोग जो हैं दे आर वेरी जो है वो कॉशियसली बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये अब जो है किस तरह का सेल है, प्राइवेट सेल है, कैसा है, लेकिन वो ये बात है कि वो क्वाइटली इसको सेल करना चाहते हैं। और जनाब जवान जो कि कल रिलीज हुई थी थर्सडे के दिन, उसने तो जनाब धमाल मचा दिया है। उसके बारे में कहा जा रहा था कि शायद ओपनिंग डे पे 79 करोड़ रुपीस कमा सकता है, लेकिन उसने 129.6 करोड़ वर्ल्ड वाइड जो है बॉक्स ऑफिस पे और घर पे मिला के जो है पैसे जो है कलेक्ट किए हैं। और शाहरुख खान थे इसके अंदर, और नयनतारा आपको पता है बहुत बड़ी जो स्टार है साउथ की वो थी। इसको बनाया भी है जो साउथ के बहुत बड़े डायरेक्टर हैं एटली कुमार उन्होंने, और ये अब बन गई है शाहरुख खान की ये जो फिल्म हिंदी फिल्म सिनेमा की सबसे बड़ी ओपनिंग डे फिल्म। रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ने आज अपने एक्स पे यानी ट्विटर पे लिखा है कि जैसे कि जवान कहता है ये तो बस शुरुआत है, तो ये तो बस शुरुआत है, आगे ये और भी पैसे कमाएगी। और थैंक यू फॉर दिस मैसिव लव। हम आपको बता दें कि एटली कुमार की ये फिल्म जो है जवान 300 करोड़ के बजट पे बनाई गई है, और मैंने ये कल देखी एंड वाओ व्हाट अ फिल्म इट इज। मैंने जो पठान थी 10 मिनट के बाद देखनी छोड़ दी थी, मुझे इतनी कोई अच्छी नहीं लगी थी। आप मुझे पता है अगर आप शाहरुख खान के फैन हैं तो आपको मेरी बात बुरी लगेगी, बट दैट्स द ट्रूथ, ठीक है जी, हम तो सच बोलते हैं, हमें तो कोई लिफाफा देता नहीं है ना, तो इसलिए। तो जनाब कल की जो फिल्म देखी बहुत मजा आया, क्या लाइटिंग है उसके अंदर, क्या स्टंट्स हैं जबरदस्त, और क्या स्टोरी लाइन है। बेसिकली असल में साउथ की फिल्में क्यों इतनी ज्यादा सक्सेसफुल चलती हैं और बॉलीवुड की नहीं चलती हैं आजकल, क्योंकि एक स्टोरी लाइन होती है बड़ी स्ट्रांग, तो स्टोरी लाइन के ऊपर एक कहानी है, एक उसका मकसद है, मॉरल है, उसके ऊपर ये चल रही है। इट्स अ ब्यूटीफुल फिल्म, अगर आपने नहीं देखी तो आप जरूर देख सकते हैं। आशा भोसले जी जनाब आज हो गई हैं 90 ईयर्स की, शी टर्न्स 90 टुडे, और आज उन्होंने एक इंटरव्यू जो दिया था अपनी बहन लता मंगेशकर के और उनके जो रिलेशनशिप्स थे उसके ऊपर, उन्होंने कहा जी कि वो भी गाने गाती थी, मैं भी, और कभी कभी हम साथ भी गाते थे, लेकिन वो भी कभी ट्विस्ट गानों में लाती थी, तो मैं सोचती थी कि दीदी अगर मेरे साथ ये गाना गाएगी तो उसमें कैसा ट्विस्ट लाएगी। तो वैसा ही कुछ ट्विस्ट एक दूसरा अपनी तरह का मैं भी ढूंढती थी, क्योंकि मुझे एक दो दफा लोगों ने कहा कि ओ लता जी, तो आशा जी आपने ये गाना बहुत अच्छा गाया, हालांकि वो मैंने नहीं गाया होता था, वो लता जी ने, दीदी ने गाया होता था। तो इसीलिए मैं गानों में ट्विस्ट लाती थी ताकि मैं डिफरेंट रहूं, क्योंकि मैं जो है इंग्लिश फिल्में और म्यूजिकल्स देखती थी और मुझे लगता था कि नया नया जो सिंगिंग के एलिमेंट्स हैं उनको वो करना चाहिए। इन दोनों बहनों ने मिलकर तकरीबन 80 हिंदी सॉन्ग्स जो हैं वो गाए हैं, और इसके अलावा आशा भोसले जी ने बहुत सारी डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी अपने 80 ईयर्स के डेकेड जो है 8 डेकेड्स का जो 80 ईयर्स का जो इनका सफ़र है म्यूजिकल, उसमें इन्होंने डिफरेंट लैंग्वेजेस में बहुत से गाने गाए हैं। और जनाब वो रिपोर्ट जिसका वो शाहकार जिसका था इंतजार, जो हम कल कर नहीं सके हैं जी, जो फोर्ब्स की वो स्टोरी, महंगी हाँ महंगे तरीन टेनिस के प्लेयर्स जो हम कल नहीं बता सके थे, वो हम आज को आपको बताते हैं। वो कहते हैं जी सिंस 2007 जो रॉजर फेडरर जो थे वो वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेड टेनिस प्लेयर थे। आपको पता है वो कितना एक साल में कमाते थे जनाब? रॉजर फेडरर 95 मिलियन यूएस डॉलर्स पर ईयर कमाते थे, लेकिन जाहिर है कि लास्ट सितंबर में उन्होंने कहा जी मैं रिटायर हो रहा हूं, तो अब बड़े जो बादशाह यानी शहंशाह बन गए टेनिस के वो हैं नोवाक जोकोविच, लेकिन पास भी नहीं है। इन्होंने कमाए हैं जी 38.4 मिलियन यूएस डॉलर्स बिफोर टैक्सेस एंड एजेंट्स फी इन 12 मंथ्स।
इन 12 मंथ्स। और वो कहते हैं जी कि इसके अलावा इन्होंने 13.4 मिलियन जो है प्राइज मनी में लिया है। ऑफ कोर्ट इन्होंने लिए हैं पैसे 25 मिलियन फ्रॉम एंडोर्समेंट डील्स, अपीयरेंसेस, लाइसेंसेस, मेमोरेबिलिया। इसके अलावा जो स्पेनिश जो उभरते हुए स्टार हैं कार्लोस अल्कारेज, सिर्फ 20 ईयर्स इनकी एज है, अभी तक 20 साल के हैं और अभी तक 31.4 मिलियन यूएस डॉलर्स एक साल में जो है ये जीत यानी कि विन कर चुके हैं। और इनके पास हैं 11.4 मिलियन इन्होंने कमाए हैं कोर्ट के ऊपर, 20 मिलियन ऑफ कोर्ट कमाए हैं। और नंबर 2 जो हैं वो हैं ये, और ये नंबर 2 पे इसलिए हैं क्योंकि ये इन्होंने बहुत सारे बड़े सितारों को हराया है। और नंबर जब 10 पे थे तब भी इनकी वर्थ जो थी 10.9 मिलियन थी। विमेन के गेम्स के अंदर जी ईगा स्वेतक जो हैं उन्होंने अर्न किए हैं 12 महीने में 22.4 मिलियन यूएस डॉलर्स। कोको गॉफ ने जो नंबर 7 पे हैं 15.2 मिलियन यूएस डॉलर्स कमाए हैं। कैस्पर रड ने जो कि नंबर 8 पे हैं 14.4 मिलियन। जेसिका पेगुला नंबर 10 के ऊपर हैं 10.9 मिलियन। इस महीने में जो ये यूएस ओपन हो रहा है सिंसिनेटी के अंदर, तो उसके अंदर वो कहते हैं जी कि प्राइज मनी जो है 6.6 मिलियन है फॉर मेन। और उसके अंदर से जो था वो लेकर गए थे जोकोविच जो हैं वो ओवर 1 मिलियन लेकर गए थे। और विमेन प्लेयर्स जो थी उनके लिए 2.8 मिलियन था। तो गॉफ जो है उनको मिला था 454,000 से ज़्यादा फॉर सिंगल्स। 10 हाईएस्ट पेड जो प्लेयर्स थे उन्होंने ऑल टुगेदर, सोचो जरा, 10 प्लेयर्स ने ओनली ऑल टुगेदर पिछले 12 महीने में 196 मिलियन यूएस डॉलर्स कमाए हैं। लेकिन वो कहती है फोर्ब्स की रिपोर्ट ये 38% लेस है कंपेयर टू लास्ट ईयर, जिसमें के टोटल जो विनिंग्स थी इन 10 प्लेयर्स की 316 मिलियन यूएस डॉलर्स थी। और ये भी डिक्लाइन था 43% फ्रॉम 2020 जब 10 प्लेयर्स ने, टॉप 10 टेनिस प्लेयर्स ने 343 मिलियन यूएस डॉलर्स कमाए थे। तो 8 ऑफ 10 जो हैं इस साल के जो टेनिस प्लेयर्स हैं जो मिलियनियर्स हैं वो अंडर 30 हैं। और आप सोचें जरा कि क्या इनकी लाइफ के मजे हैं। एशियन क्रिकेट काउंसिल जो है जी उसने अब जो सुपर 4 के मैचेस हैं जिसमें कि खास तौर पे पाकिस्तान और इंडिया का मैच होएगा जो है उसके अंदर सितंबर 10 को, उसके अंदर आज इन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान इंडिया के मैच में अगर बारिश हो गई, ये जो होगा मैच प्रेमदासा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम कोलंबो में, तो फिर इन दोनों टीमों को एक और एक्स्ट्रा दिन दिया जाएगा। यानी कि ये टीम जो है इंडिया पाकिस्तान ना सिर्फ 10 बल्कि 11 सितंबर को भी खेल सकेंगी और वहीं से गेम शुरू करेंगी, वहीं से रिज्यूम करेंगी जिससे जहां पे कि इनका मैच रुका था 10 को। तो इसके ऊपर जाहिर है कि अब बांग्लादेश और श्रीलंका ने बड़े एतराज किए। उन्होंने कहा कि तुम तो इंडिया पाकिस्तान को स्पेशल प्रेफरेंशियल जो है वो एटीट्यूड दिखा रहे हो, हमारे भी गेम्स के अंदर बारिशें हुई थी तो हमारे गेम के अंदर क्यों नहीं किया। लेकिन वही हुआ कि इंडिया पाकिस्तान का जो पहला मैच था वो वॉश आउट हो गया था रेन की वजह से, तो इसलिए वो कहते हैं जी ये बड़ा हाई ऑक्टेन मैच है तो इसमें हम ये करेंगे। फॉर्मर जो पीसीबी के मैनेजिंग कमेटी के चेयरमैन थे नजम सेठी साहब, उनकी और हरभजन सिंह की आज ट्विटर के ऊपर काफी भिड़ गई क्योंकि जो नजम सेठी साहब हैं, हाँ जी उन्होंने आज कहा, हाँ जी उन्होंने कहा जी कि ये क्या कर रहा है ये जो एशियन क्रिकेट काउंसिल है, कभी जो है कोलंबो में, कभी हम्बनटोटा में, फिर कभी किधर और, ये क्या इन्होंने मजाक मचा के रख दिया एशियन जो क्रिकेट कप है उसका, कभी इधर कभी इधर। तो इनको पता नहीं है, ये वेदर रिपोर्ट्स पढ़ते नहीं है कि ये मैचेस जो हैं ये खराब होंगे जब रेन आ जाती है, तो या कि फिर ऐसा तो नहीं है कहीं कि हिंदुस्तान जो है वो पाकिस्तान से डर गया है और डर के वो नहीं खेल रहा है। अब इस पे तो पज्जी पाजी की सटक गई। पज्जी पाजी कहते हैं कि प्लीज मुझे बताए कि आजकल ये क्या स्मोक कर रहे हैं, और ये सारे का सारा जरा रिकॉर्ड एक तो उठाकर देखें कि पाकिस्तान को कितनी बार हिंदुस्तान ने हटाया है। ये बेसलेस चीजें सूट नहीं करती हैं जो इनका स्टेचर है ये ऐसी बातें करनी, और इंडिया कभी भी किसी से भी डरता नहीं है। और आप वेदर फोरकास्ट जो है उसकी बात ना करें, वेदर फोरकास्ट राइट है या रॉन्ग है, बॉस मैं आपको कहता हूं आपके लिए हम वेट कर रहे हैं, आप जहां पे भी कहोगे आप आओ, हम आपको हराएंगे। वाह, तो आ जाए कहीं भी। तो दुबई में 10 विकेटों से हराया था ना, उस वक्त भी पजी ने बहुत बड़े बड़े ये नारे मारे थे ना। ये और शोएब अख्तर, उनको मीडिया में रहने का शौक है, तो कुछ भी ऐसे बयान दे देते हैं थोड़ा सा। और जनाब ब्रिटिश पाकिस्तानी फुटबॉलर जो हैं ज़ेबा इसहाक, 17 इयर्स उनकी एज है, मगर वाओ शी जॉइंड टुडे मैनचेस्टर यूनाइटेड्स विमेंस टीम।
एंड साइंड अंडर 21 कॉन्ट्रैक्ट इसके साथ जो क्लब है उसके साथ किया है. शी इज़ वन ऑफ द वेरी फ्यू टैलेंटेड लेकिन ग्रोइंग नंबर ऑफ साउथ एशियंस जो हैं जो कि अब यूके की विमेंस फुटबॉल टीम्स जो हैं उसका हिस्सा बन रही हैं. इससे पहले जो ब्रिटिश पाकिस्तानी लड़कियां जिन्होंने के डिफरेंट क्लब्स ज्वाइन किए हैं वो हैं मरियम महमूद, इन्होंने ज्वाइन किया था वेस्ट ब्रोविच एल्बिन को. लेला बनारस बर्मिंघम सिटी क्या क्लब इन्होंने ज्वाइन किया था. नादिया खान डॉनकास्टर रोवर्स बेल्स और जहमीना मलिक लॉन सीवर्ड का क्लब इन्होंने ज्वाइन किया था और अमीना हनीफ लॉन बीज का इन्होंने किया था. तो जनाब वे टू गो और बड़ी ज़बरदस्त. एंड जनाब शाहीन शाह अफरीदी जो हैं हमारे बॉलर, उनकी शादी एशिया कप के बाद हो सकती है. शाहीन शाह अफरीदी जो हैं शाहिद अफरीदी की बेटी अंशा के साथ शादी कर रहे हैं और लग रहा है कि लेटर दिस मंथ इनकी शादी हो जाएगी. वेडिंग का और वलीमे का वैसे अभी तक तो ऑफिशियल स्केड्यूल नहीं आया लेकिन लग रहा है कि सितंबर 19 को वेडिंग और 21 को वलीमा हो सकता है. फैमिलीज़ ने ये डेट्स कंफर्म नहीं की लेकिन इससे पहले एक टीवी शो में शाहिद अफरीदी ने बात करते हुए कहा था कि ये जो अप्रैल जो फेस्टिविटीज़ के बीच में इनसे पूछा जब गया था कि शादी कब होएगी तो उन्होंने कहा था कि जी सितंबर दिस ईयर में हो सकती है. एंड जनाब एब्सोल्युटली आवर लास्ट न्यूज़ इज़ अबाउट कनाडा के बारे में भी मैंने कहा एक खबर सुना ही दे हैं आपका ताकि वीकेंड ख़राब हो जाए. अच्छा, बोगडन बोगडानोविच जो है जी उसने 23 पॉइंट्स बनाए अपनी जो सर्बियन टीम है उसके लिए, जिसने कि फिर डिफीट किया हमारी कनाडा को 95-86 से इन वर्ल्ड कप सेमीज हैं जी. बास्केटबॉल के ये जो मैचेस हो रहे हैं और ऑन्जन डॉब्रिच और निकोला मिल्टोनोविच जो हैं उन्होंने भी स्कोर किए 16 फॉर सर्बिया. और जो कनाडा की होप्स थी जाने के लिए गोल्ड के लिए टू प्ले फाइनल्स ऑफ कोर्स वो अब डैश हो गई हैं. सर्बिया 6-1 एंड इज इन वर्ल्ड कप फाइनल्स फॉर सेकंड टाइम इन द लास्ट 3 टूर्नामेंट्स. इसने 2014 में लूज किया था अगेंस्ट यूएस और अब ये फिर से जो है आइदर यूएस या जर्मनी को संडे की नाइट को फेस करेगा गेम में जो कि ये मनीला में हो रही हैं वहाँ पे. तो ये हैं जनाब आज की हमारी खबरें. जनाब ये ठंडी